Good morning, students. So my name is Sunny, and today I am going to discuss about Shargav's rule. Today I am going to discuss about Shargav's rule, जो किसी भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर के अंदर। लाइक अगर हम नीट की बात कर लें या फिर एम्स की बात कर लें, इवन अगर हम CSIR नेट के एग्ज़ाम की बात करें जो एक्चुअली में MSc लेवल का एग्ज़ाम है, या फिर अगर हम अभी हमारा CU सेट होगा तो उसके लिए भी अगर हम बात करें तो शार्गव्स रूल एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है जिसके ऊपर एक ना एक न्यूमेरिकल्स आता ज़रूर है। ठीक है, तो शार्गव्स रूल को स्टार्ट करने से पहले अगर हम एक सिंपल सा DNA के बारे में बात करें, क्योंकि शार्गव्स रूल को समझने के लिए हमें DNA के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक स्टडी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मालूम होना चाहिए। तो हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, DNA है। हमारे पास क्या है, DNA है, या फिर चाहे हमारे पास क्या है, RNA है, राइट। तो हम वी ऑल नो कि DNA और RNA क्या है हमारे पास, दे आर अ काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, क्या है, एक तरीके के ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं। और हम बोलते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, एक तरीके का हमारा पॉलीमर है। क्या है, एक तरीके का हमारा पॉलीमर है। तो पॉलीमर क्या होता है, यू ऑल नो। पॉली का मीन्स क्या है, मल्टीपल, एंड मर का मीन्स क्या होता है, यूनिट। पॉली मीन्स क्या है, पॉली का मीन्स होता है मल्टीपल, एंड मर का मीन्स होता है यूनिट्स। ठीक है, तो हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है वो मल्टीपल यूनिट से क्या है, मिलकर के बना हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये यूनिट्स क्या हैं, कि कौन से यूनिट्स हैं जिनसे मिलके एक्चुअली में हमारा न्यूक्लियोटाइड बना है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि हमारा जो यूनिट होती है वो यूनिट है हमारी न्यूक्लियोटाइड। क्या है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं और क्या करते हैं, एक न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है वो कितने टाइप के हैं, मेनली हमारे पास दो ही टाइप के हैं। एक है हमारे पास RNA, एक है हमारे पास DNA, राइट। RNA स्टैंड्स फॉर, यू ऑल नो, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इट स्टैंड्स फॉर राइबोज न्यूक्लिक एसिड, एंड DNA स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो अगर हम RNA की बात करें तो RNA के अंदर जो हमारी यूनिट है, क्योंकि RNA इज अ न्यूक्लिक एसिड, दैट मीन्स इट इज अ पॉलीमर, एंड इट इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। इट इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो बहुत सारे अगर हम राइबोन्यूक्लियोटाइड को जोड़ देंगे तो हमारा RNA बन जाएगा। एंड अगर हम DNA की बात करें तो DNA की जो यूनिट है वो क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सो RNA है एंड हमारे पास क्या है, DNA है। सो न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड आपके वो यूनिट है जिससे आपका न्यूक्लिक एसिड बनेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली में है क्या चीज़, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो हम बोलते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो मेनली तीन चीज़ों से मिलके बनता है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी, बट अभी हम ये मान लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड किन तीन चीज़ों से मिलके बना है। इट इज़ मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, सेकेंड फोस्फोरिक एसिड, एंड थर्ड इज योर पेंटोज शुगर, जो मेनली हम लेके चलते हैं राइबो शुगर। इसी राइबो शुगर में हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं तो यही डीऑक्सी राइबो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं कि एक्चुअली में न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से मिलके बना है, कैसे कैसी चीज़ें अरेंज हो रखी हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। सो हमने बोला कि अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड। हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड, एंड न्यूक्लियोटाइड के तीन कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट N2 बेस, सेकंड शुगर, जो कि हमारे पास क्या है, राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर का जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, C5H10O5, एंड लास्ट इज योर फोस्फोरिक एसिड, जो कि क्या है,
जिसका फॉर्मूला क्या होता है H3PO4, राइट। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें H3PO4 के स्ट्रक्चर को, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड O, OH OH OH, ठीक है। तो ये हमारे पास फोस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है, ठीक है। डोंट वरी, मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस हमारा शार्गफ्स रूल पे ही रहेगा। बट बस इतना ध्यान रखना है आपको कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फोस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ठीक है, शुगर आपके पास राइबोस हो गया, फोस्फोरिक एसिड हो गया। बट अगर हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेस फर्दर हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। नाइट्रोजनस बेस हमारे पास फर्दर दो टाइप के हैं। फर्स्ट इज योर प्यूरिन एंड सेकंड इज योर पायरिमिडिन, ठीक है। तो शार्गफ्स रूल को समझने के लिए हम सिर्फ इतना जानेंगे कि प्यूरिन जो है, प्यूरिन में हमारे पास होता है एडेनिन, ए से एडेनिन और जी से गुआनिन। पायरिमिडिन में हमारे पास होता है साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन। साइटोसिन के लिए सिंबल हम यूज़ करते हैं C, यूरेसिल के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं U और थाइमीन के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं T, ठीक है। ओके, सो द थिंग इज कि हमने बोला न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड कंपोज्ड ऑफ nitrogenous base, sugar and phosphoric acid, and nitrogenous base are of 2 types, purine and pyrimidine. Adenine, guanine क्या है, प्यूरिन है, और साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन क्या है, पायरिमिडिन है। ओके, सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। तो आपको एक बस सिंपल सा एक फंडा याद रखना है कि आपके पास अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में हम बोलते हैं ए, टी, सी और जी, ATCG ऐसे 4 बार बोल लोगे अपने आप याद हो जाएगा ATCG। बट अगर वही हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में हम बोलते हैं कि ए है, अभी छोड़ देते हैं, सी है और जी है, तो ए, सी और जी आरएनए में सेम होते हैं। बट जब हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो आरएनए में टी की जगह क्या आ जाता है, बस यू आ जाता है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है, बस इतना याद रखना है। और इसी के बेसिस पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम इसके बेसिस पे पढ़ेंगे शार्गफ्स रूल। इंपॉर्टेंट थिंग, न्यूक्लियोटाइड के अंदर जितने शुगर है, अगर एक यहाँ पे एक शुगर है तो एक फॉस्फोरिक एसिड ही है, ठीक है। तो अगर मेरे पास 2 न्यूक्लियोटाइड होंगे तो मेरे पास 2 शुगर होंगे, 2 फॉस्फोरिक एसिड होंगे। अगर मेरे पास 4 न्यूक्लियोटाइड हैं तो 4 शुगर होंगे, 4 फॉस्फोरिक एसिड होंगे। वाई? बिकॉज 1 न्यूक्लियोटाइड हैज़ 1 शुगर एंड 1 फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो अब इसी के बेसिस पे हम अपना शार्गफ रूल को समझते हैं एंड डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBSE पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो ठीक है, ओके। तो शार्गफ वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने एक्चुअली में, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, वॉटसन एंड क्रिक, देयर वर 2 साइंटिस्ट जिन्होंने एक्चुअली में डीएनए के स्ट्रक्चर को समझाया था। बट वॉटसन और क्रिक से पहले एक्चुअली में शार्गफ आए थे और इन्होंने डीएनए के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बताई थी जिसके बेसिस पे ही वॉटसन एंड क्रिक ने अपने मॉडल को समझाया था, ठीक है। तो शार्गफ रूल्स पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है? शार्गफ रूल सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है कि डीएनए में जितना प्यूरिन होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही पायरिमिडिन होगा। तो जितना प्यूरिन है उतना ही पायरिमिडिन है। हम इसको ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट लगाने का मतलब होता है कंसंट्रेशन। ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन इन बायोलॉजी और इन केमिस्ट्री, ठीक है। हम मैथ्स पे नहीं जाएंगे, बट यस, अगर हम ब्रैकेट लगाते तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन, ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि जो प्यूरिन है, प्यूरिन कौन कौन से थे? एडेनिन था और गुआनिन था। हम डीएनए की बात करें, हम अभी, अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि शार्गफ्स रूल इट इज़ ओनली एप्लीकेबल ऑन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। शार्गफ रूल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के बारे में बात ही नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो, उस पर शार्गर्स रूल क्या करता है, अप्लाई करता है, ठीक है, अप्लाई होता है। एक चीज़ बस ये ध्यान रखनी है कि डीएनए में क्या है, डीएनए में थाइमीन होता है, तो आरएनए में यूरेसिल होता है। तो जहाँ जहाँ हम टी लिखेंगे, अगर आरएनए को समझना है तो वहाँ पे आपको बस यू इमेजिन कर लेना है, ठीक है, ओके। तो प्यूरिन A+G, पायरिमिडिन क्या हो गया, C+T, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। अब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ A+G, इसको अगर मैं नीचे ले आऊँ तो C+T इज इक्वल्स टू 1। वाई? बिकॉज जितना प्यूरिन होगा उतना ही पायरिमिडिन है, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों सेम है तो डेट मीन्स इट्स 1। इट्स वेरी बेसिक थिंग, राइट। नाउ सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या कहा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। इन्होंने ये कहा था कि जितना डीएनए में एडेनिन होता है कंसंट्रेशन अगेन, उतना ही डीएनए में या फिर डीएनए में थाइमिन होता है, तो A इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। लेट्स जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इफ आई एम सेइंग अ डीएनए मॉलिक्यूल, जब भी हम डीएनए बोलेंगे तो आपको सिर्फ ये समझना है कि हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अ डीएनए मॉलिक्यूल हैज फॉर एग्जांपल 20 एडेनिन, राइट। तो इफ आई आस्क टू यू कि कितने थाइमिन के मॉलिक्यूल होंगे, तो नाउ यू नो, अगर एडेनिन 20 है तो आप इनडायरेक्टली ये बता सकते हो कि हाँ, थाइमिन भी क्या होंगे, 20 ही होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जितना C होता है, जितना C होगा उतना ही क्या होगा आपके पास, गुआनिन होगा, तो साइटोसिन इज इक्वल्स टू गुआनिन, ठीक है। और क्योंकि डीएनए में चारों होंगे, याद रखनी इंपॉर्टेंट बात है, डीएनए में ये चारों होंगे, ठीक है। बट एडेनिन जो होता है, अच्छा एक चीज़ और समझ लेते हैं यहाँ से, नोट करके, हम फ्यूचर में इसको पढ़ेंगे जब हम डीएनए की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि जो एडेनिन है वो हमेशा थाइमिन से बॉन्ड बनाता है, एडेनिन जो है वो हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है। और कितने बॉन्ड बनाता है, ये दोनों क्या हैं, दे आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, H बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और साइटोसिन जो है वो गुआनिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये इक्वल्स टू का साइन है, ध्यान रखना है। और ये जो है मैंने 3 बनाए हैं, ये क्या है, मेरे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स C और G के बीच में ज़्यादा होते हैं एज कंपेरेटिवली टू A एंड T। तो अब इसको इससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो अगर डीएनए की एक स्ट्रैंड में यहाँ पे A है, तो हम ये बता सकते हैं कि इसके अपोजिट वाली स्ट्रैंड में A के सामने क्या आएगा, A के सामने आएगा T, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे T है तो इसके सामने क्या आएगा, A आएगा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, अगर यहाँ पे C है तो यहाँ पे G आएगा। वाई? बिकॉज C हमेशा G के साथ बॉन्ड बनाएगा एंड वाइस वर्सा, डेट मीन्स G हमेशा C के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ओके। तो ये वाला पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, इसलिए हमने कहा कि A जो है वो A की कंसंट्रेशन T के बराबर होगी, C की कंसंट्रेशन G के बराबर होगी, ओके। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहा कि A प्लस T अपॉन में C प्लस G का जो रेशियो होता है, A प्लस T अपॉन में C प्लस G का जो रेशियो होता है, इट इज कॉन्स्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर लिया, मैंने एग्जांपल के तौर पे सपोज मैंने एक बैक्टीरिया उठा लिया, कोई भी बैक्टीरिया ले सकते हो। जो सबसे फेमस बैक्टीरिया है वो हमारा ई कोलाई है, एस्केरिशिया कोलाई। एंड सपोज दूसरा हमने कोई एनिमल उठा लिया, एनिमल में सबसे फेमस, सपोज हम ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, ठीक है, हमसे फेमस कोई नहीं है वैसे भी, ठीक है। तो ह्यूमंस के अंदर अगर हम बात करें तो हमने बोला कि ई कोलाई बैक्टीरिया एक अलग स्पीशीज़ है, मतलब ई कोलाई और ह्यूमंस, ठीक है। तो इनके अंदर सपोज अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं A प्लस T अपॉन में C प्लस G की रेशियो की बात करूँगा तो इसका सपोज कुछ रेशियो X आएगा, ठीक है, जो बैक्टीरिया के लिए फिक्स है, ठीक है। बट अगर वही मैं ह्यूमंस के लिए बात करूँ तो A प्लस T अपॉन में C प्लस G ये X नहीं आएगा, क्योंकि हर एक स्पीशीज़ के लिए इसकी जो वैल्यू वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कुछ y वैल्यू आएगी, तो अगर सपोज मैं हूँ और सपोज मेरा भाई है, ठीक है, वी बोथ आर ह्यूमंस, राइट। तो अगर मैं मेरे भाई के सेल में से डीएनए निकालूं, उस डीएनए में A प्लस T और C प्लस G का अगर मैं रेशियो लूँ तो उसकी जो वैल्यू आएगी वही एग्जैक्ट वैल्यू मेरी भी आएगी, ठीक है। ये सिंपल सा मतलब है इसका, ठीक।
तो a प्लस टी अपॉन में c प्लस जी का रेशियो जो है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ओके, स्पीशीज टू स्पीशीज। अच्छा, प्लीज़ a प्लस टी अपॉन में c प्लस जी को इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे a प्लस टी, बेटा ये प्यूरिन है तो ये पायरिमिडिन है, ठीक है। यहाँ पे दोनों के दोनों क्या थे, यहाँ पे दोनों के दोनों प्यूरिन थे, ये दोनों के दोनों पायरिमिडिन थे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि a प्लस टी अपॉन में c प्लस जी का रेशियो 1 क्यों नहीं आ रहा है सर, नहीं, हम ये अलग कंसेप्ट है, ये अलग कंसेप्ट है, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, वेरी करेगा। यस, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि a प्लस टी अपॉन में c प्लस जी का जो रेशियो है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है। गुड, सो इतना मैं रब कर देता हूँ। अच्छा, रब करने से पहले इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया मेरा एक तरीके का प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया मेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल है एक तरीके का ये। और ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस के जो सेल्स होते हैं दे आर यूकैरियोटिक, दे आर यूकैरियोटिक। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि प्रोकैरियोट्स के लिए, किसके लिए, प्रोकैरियोट्स के लिए a प्लस टी अपॉन में c प्लस जी का जो रेशियो है वो हमेशा 1 से कम आएगा, वो हमेशा 1 से कम आएगा। तो a प्लस टी अपॉन में c प्लस जी का जो रेशियो है वो हमेशा 1 से कम आएगा। कोई भी वैल्यू 1 से कम कब आती है, जब डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें c प्लस जी इज ग्रेटर देन a प्लस टी इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी इनकी वैल्यू 1 तो आएगी ही नहीं। 0.97 आ सकती है, 0.98 आ सकती है, 0.56 आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, ठीक है। बट कभी भी ये वैल्यू एक नहीं आएगी और 1 से ज़्यादा नहीं आएगी। उसी तरीके से अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में a प्लस टी अपॉन में c प्लस जी का जो रेशियो है वो हमेशा क्या आएगा, 1 से, वो हमेशा क्या आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा। 1 से ज़्यादा आएगा इसका मतलब न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो यहाँ पे a प्लस टी अपॉन में c प्लस जी, अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि a प्लस टी जो है वो ज़्यादा होगा, मतलब ये वैल्यू ओवरऑल ऐड करेंगे तो ज़्यादा आएगी एज कंपैरेटिवली टू डिनोमिनेटर। इट्स अ वेरी बेसिक मैथ्स, ठीक है। गुड, सो इसको मैं रब कर देता हूँ। सो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना है। नाउ सो लेट मी रब दिस, ठीक है। एक फोर्थ पॉइंट और उठाते हैं, एक फोर्थ पॉइंट और उठाते हैं कि डीएनए में जितना शुगर होगा, जितना शुगर होगा, अब हम डीएनए की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है हम कौन से शुगर की बात करेंगे, डीऑक्सी राइबोज शुगर की बात करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको मालूम हो जाना चाहिए कि डीएनए में कौन सा शुगर होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। तो जितना शुगर होगा उतना ही फॉस्फोरिक एसिड भी होगा, उतना ही फॉस्फोरिक एसिड भी होगा, या फिर फॉस्फेट बोल सकते हो आप। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अभी इसके ऊपर भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट, जो कि ये पॉइंट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था और थोड़ा सा हट करके भी है कि हमने ये तो कह दिया कि a प्लस टी अपॉन में c प्लस जी का जो रेशियो है वो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ क्या है, कांस्टेंट है, ये हमें मालूम है। फिर हमने पढ़ा a प्लस जी अपॉन में c प्लस टी का जो रेशियो है वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ और समझते हैं। सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये सपोज एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज हम ही हैं, ठीक है। मैंने बोला कि यहाँ पे मेरे पास सेल्स हैं, यहाँ से मैंने क्या कर लिया, सेल आइसोलेट कर लिया, मान लो, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है सेल है तो सेल के पास उसका न्यूक्लियस होगा, ठीक है। उसके न्यूक्लियस में क्या होगा, डीएनए होगा। सिमिलरली ये मेरी लोकेशन 1 है, दिस इज़ माई लोकेशन 1। और सपोज एक यहाँ से मैंने सेल आइसोलेट किया, दिस इज़ माई लोकेशन नंबर 2। तो यहाँ से भी मैंने क्या कर लिया, मेरा सेल आइसोलेट कर लिया, ठीक है। जब यहाँ से मैं सेल आइसोलेट करूँगा तो ऑब्वियस ही बात है, हमने बोला कि उस सेल में भी क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ डीएनए होगा। तो क्या ध्यान रखना है कि यहाँ चाहे मैं ये सेल ले लूँ, 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 यहाँ पे a प्लस जी अपॉन में c प्लस टी ये भी 1 ही आएगा। और यहाँ पे भी अगर मैं a प्लस जी अपॉन में c प्लस टी ले लूँ तो ये भी 1 ही आएगा, ठीक है।
ओके, तो इस पॉइंट से क्या मतलब है? इस पॉइंट का सिंपल सा मतलब ये है कि चाहे मैं मेरी बॉडी के कोई से भी सेल उठा लूँ, चाहे मैं मेरे स्किन का सेल उठा लूँ, चाहे मैं लिवर का सेल उठा लूँ, चाहे किडनी का, चाहे लंग्स का, मैं कोई सा भी सेल उठाऊंगा तो वहाँ पे जो डीएनए है, वहाँ पे जो डीएनए है उस डीएनए की बेस कंपोजिशन वेरी नहीं करेगी, क्योंकि अगर बेस कंपोजिशन वेरी कर गई तो ये रेशियो हमारा 1 नहीं आएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, हर एक सेल में जो बेस कंपोजिशन होती है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है, ठीक है। इवन अगर एक सवाल ये भी आता है कि सपोज अगर मैं अभी मेरी जो भी एज है, अगर मैं सपोज अगर मैं ओल्ड होता हूँ, ठीक है, या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस बदलती हैं, या फिर मेरी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो क्या A+G अपॉन में C+T का रेशियो चेंज हो जाएगा? नहीं। विद एज, विद एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड विद चेंज ऑफ न्यूट्रिशनल कंडीशंस इनसाइड योर बॉडी, ठीक है, कि लाइक कभी आपने खाना ज़्यादा खाया, कभी कम खाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डीएनए में कोई चेंज आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 5th एक्सप्लेनेशन थी। 6th क्या है? 6th ये है कि द बेस कंपोजिशन will not change with age। एज के साथ बेस कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। विद एनवायरमेंट में अगर चेंज आता है कि लाइक ठंडी हो गई, गर्मी होगी, बरसात होगी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो भी डीएनए में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बेस कंपोजिशन सेम रहेगी ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड न्यूट्रिशनल कंडीशंस, ठीक है। सो ये 6 पॉइंट्स थे जो शार्गव सर ने समझाए थे, ठीक है, और ये 6 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो एक एक करके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मैं पहले एक एग्जांपल समझाऊंगा, देन आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, देन यू विल ट्राई वीडियो स्टॉप करके, ठीक है, देन उसके बाद आप आंसर चेक कर सकते हो, ठीक। सो ठीक है, मैं रब कर देता हूँ इसको, ठीक है। सो अब क्वेश्चंस कुछ ट्राई करते हैं। सो क्वेश्चन सपोज मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन मेरे पास ये है, मैंने बोला कि मेरे पास अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज़ 20% सपोज एडेनिन। आपसे बोला गया है एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसके पास 20% एडेनिन है। 20% क्या है? एडेनिन है। आपको बताना है कि उस डीएनए में साइटोसिन कितना होगा, उस डीएनए में गुआनिन कितना होगा और उस डीएनए में थाइमिन कितना होगा। आपको इनकी कंसंट्रेशन बतानी है, ठीक है। तो बिल्कुल हम शार्गव रूल का इस्तेमाल करेंगे। हमने क्या पढ़ा था शार्गव रूल में? अगर हम इसका आंसर लिखें तो आंसर क्या हो जाएगा? हमने पढ़ा था कि जो ए होता है, ए की कंसंट्रेशन हमेशा टी के बराबर होगी और सी की कंसंट्रेशन हमेशा टी के बराबर होगी, है ना। तो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? हमें 20% एडेनिन दिया है। सिंपल, अगर ए टी के बराबर है तो 20% अगर एडेनिन है तो थाइमिन भी क्या होगा? 20% ही होगा। थाइमिन भी क्या होगा? 20% ही होगा, ठीक है। तो इन टोटल ए प्लस टी कितना आ गया हमारे पास? ए प्लस टी आ गया हमारे पास 40%। ए प्लस टी क्या आ गया हमारे पास? 40%। और क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि डीएनए में चारों नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, ए भी होगा, टी भी होगा, सी भी होगा और जी भी होगा। तो अगर ए प्लस टी 40% है तो जो रिमेनिंग कितना रह जाएगा? अगर हम रिमेनिंग की बात करें तो टोटल हमारे पास क्या होगा? टोटल हमारे पास 100% ही होंगे सारे के सारे। तो अगर टोटल हमारे पास 100% है चारों, जिसमें से 40% ए प्लस टी हैं, जिसमें से 40% क्या है? ए प्लस टी हैं, तो जो बचे हुए होंगे वो सी प्लस टी ही तो होंगे। यस, और सी प्लस जी, राइट। तो क्या आ जाएगा? 60% हमारा सी प्लस जी आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। अब अभी हमने क्या पढ़ा? ओप्स सॉरी, ये सी प्लस जी था, माय मिस्टेक। ओके, तो सी प्लस जी, तो मैं सी को जी लिख सकता हूँ, कुछ भी कर लेते हैं, सिंपल मैथ्स लगाते हैं। तो हम लिख देते हैं, मैं सपोज जी को सी मान लेता हूँ, तो ये 2C हो जाएगा, राइट। 2C हो जाएगा, तो 2C इज इक्वल्स टू 60%। हमने क्या माना है? जी को सी मान लिया है, बात बराबर है। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी की वैल्यू आ जाएगी 60/2, ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 30%। आंसर क्या आ जाएगा? 30%। तो सी मेरा अगर 30% है तो जी भी मेरा क्या होगा? 30% ही होगा,
ठीक है, तो सिंपल आंसर है कि मेरा सी क्या हो गया, मेरा सी हो गया 30%, जी क्या हो गया, मेरा जी भी मेरा 30% हो गया, फिर ए हमें दे ही रखा था 20%, और टी हमारा कितना होगा, ये भी 20%। अगर आप सबको ऐड करोगे तो सब क्या आ जाएंगे आपके पास, टोटल 100% आ जाएगा। ठीक है, सो एक बहुत बेसिक सा ये न्यूमेरिकल है जो पेपर में आपसे पूछा जाता है, और एक बार आप इस कंसेप्ट को समझ जाओगे तो आप दिमाग में विद इन फ्यू सेकेंड्स, मुश्किल से 5 सेकेंड लगेंगे और आप आंसर दे दोगे। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर सकते हो आप। ओके, ठीक है, सो अब एक क्वेश्चन मैं देता हूँ एंड देन आप उसको ट्राई करो। सपोज सेम क्वेश्चन है बट अब मैंने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सपोज मैंने अब क्या दिया आपको, सिर्फ सपोज 70% आपको मैंने साइटोसिन दे दिया, 70% क्या दे दिया, साइटोसिन दे दिया। तो अब आपको बताना है AGT कितना होगा। ठीक है, सो बताओ। ओके, अगेन सिंपल है, हमें मालूम है C इज इक्वल्स टू जी, C कितना है 17%, C 17% है तो G भी मेरा कितना होगा, G भी मेरा 17% ही होगा। सिंपल, बच क्या गया, ये दोनों कितने हो गए मिल करके, ये दोनों मेरे पास हो गया 34%, 34%। बच कितना गया, तो जो बच जाएगा वो क्या होगा, मेरा A प्लस टी ही होगा, तो 100 माइनस 34% है ना, तो क्या आ जाएगा A प्लस टी, तो ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 66% इज इक्वल्स टू A प्लस टी। सिंपल, A लिखो T लिखो बात बराबर है, तो मैं इसको 2A लिख देता हूँ, तो ये 66% हो जाएगा। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी 33%। अगर A 33% है तो T भी क्या होगा, 33%। सिंपल, तो आपके पास C पता चल गया, आपके पास G